नमस्कार। पैगंबर मोहम्मद के समय 600 खजूर के पेड़ों का एक बाग लगाया गया था, जिसमें होने वाली आमदनी से मदीना के गरीब लोगों की मदद की जाती थी। दुनिया में वक्फ का इतिहास पैगंबर हजरत मोहम्मद के जमाने से शुरू हुआ है। दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद ने कहा था, अपनी जायदाद को इस तरह से खैरात पे दो कि ना वो बेची जा सके, ना ही किसी को दिया जा सके और ना उसमें विरासत जारी हो, बल्कि उसका मुनाफा लोगों को मिला करे। माना जाता है कि इस दुनिया में पहली बार सहाबा हजरत उमर ने अपनी कीमती जमीन वक्फ को दी थी। उस समय पैगंबर ने यह तय कर दिया था कि यह जमीन कभी बेची ना जाए, न किसी को दिया जाए, बल्कि इससे होने वाली आमदनी को गरीबों में बांटने और गुलामों को आजाद कराने के लिए ही इस्तेमाल किया जाए। वक्फ कोई भी चल या फिर अचल संपत्ति हो सकती है, जिसे इस्लाम को मानने वाले व्यक्ति अल्लाह के नाम पर या धार्मिक मकसद या फिर परोपकार के मकसद से दान कर सकता है। ये संपत्ति भलाई के मकसद से समाज के लिए दी जाती है और अल्लाह के सिवा इसका कोई मालिक नहीं हो सकता है। जब वक्फ की संपत्ति का मालिक अल्लाह के सिवा कोई और हो ही नहीं सकता है, तो फिर सरकार के वक्फ बिल का आखिर मतलब क्या है? सरकार का कहना है कि देश के ज्यादातर वक्फ बोर्डों पर माफिया लोगों का कब्जा है। इसमें भी कई ऐसा नेता है जो मुझे आके कहा है कि देश में जितना स्टेट वक्फ बोर्ड है सब माफिया लोगों ने कब्जा कर लिया है। वक्फ कानून का नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी सरकार ने एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम कर दिया है। सरकार कहती है कि हम वक्फ बिल को सुधार रहे हैं। इसमें मुस्लिम महिलाओं समेत मुस्लिम समाज के अन्य पिछड़े वर्ग जैसे शिया, सुन्नी, बोहरा और आगा खानी जैसे वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए हम ये बिल लेकर के आ रहे हैं। लेकिन विपक्ष कहता है कि सरकार भारत में मौजूद वक्फ की 2 लाख करोड़ की जमीन बेचना चाहती है, इसीलिए ये बिल लेकर के आ रही है। भारत में रक्षा मंत्रालय और रेलवे के बाद वक्फ के पास सबसे ज्यादा जमीनें हैं। भारत में मेन 2 वक्फ बोर्ड हैं, सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड। साल 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन किया गया। उस वक्त ये परिषद अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन था। सबसे पहले साल 1995 में वक्फ बोर्ड की शक्तियां बढ़ाई गई। 1991 में जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ तो देश का माहौल बहुत खराब हो गया था। उस वक्त केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। तब वक्फ को जमीन अधिग्रहण करने के लिए असीमित अधिकार दिए गए। इसके बाद साल 2013 में वक्फ बोर्ड की शक्तियां और बढ़ी। 2013 में जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, तब वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव करते हुए उसे अधिकार दे दिए गए कि वो दान वाली संपत्तियों पर दावा कर सकता है। आज जो कानून है दोस्तों, उसके मुताबिक अगर किसी संपत्ति को एक बार वक्फ बोर्ड के नाम घोषित कर दिया गया तो वो हमेशा वो वैसा ही रहेगा। दानकर्ता अपनी इच्छा से कोई बदलाव नहीं कर सकता है। कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। मैं इस बिल का विरोध करता हूँ। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। दुनिया का सबसे पहला वक़फ़ खाने काबा मक्के में है। क्या हम उसके ऊपर भी सवाल उठाएंगे? 10 साल से जो मुल्क में माइनॉरिटीज के साथ, उनके हुकूक के साथ, उनके रिलीजन फ्रीडम के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उससे रूह कांप जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद इसको हटाना चाहते हो मान्यवर, ये सीधे सीधे कानून के खिलाफ वर्जी है। हम कहना चाहते हैं कि संविधान की अगर धज्जियां उड़ाने का काम आप करने का काम कर रहे हो, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और पुरजोर विरोध करने का काम करते। अब हमें ये देखना चाहिए कि सरकार जो नया वक्फ कानून लेकर के आ रही है, उसमें दिक्कत कहां पर आ रही है। दोस्तों, सरकार जो नया वक्फ बोर्ड का कानून लेकर आ रही है, उसमें यह है कि केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य स्तर पर वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुसलमान प्रतिनिधि रखने का प्रावधान किया गया है। नए संशोधनों के तहत बोहरा और आगा खानी समुदाय के लिए अलग वक्फ बोर्ड की स्थापना की भी बात कही गई है। वक्फ का पंजीकरण सेंट्रल पोर्टल और डेटाबेस के जरिए होगा। इस पोर्टल के जरिए मुतव्वली यानी वक्फ संपत्ति की जो देखरेख करने वाले होते हैं, उनको खातों की जानकारी देनी होगी। इसी के साथ सालाना 5,000 रुपए से कम आय वाली संपत्ति के लिए मुतव्वली की ओर से वक्फ बोर्ड को दी जाने वाली राशि को भी 7% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
अतिरिक्त कमिश्नर के पास मौजूद वक्फ की जमीन का सर्वे करने के अधिकार को वापस लेकर यह जिम्मेदारी जिला कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर को दे दी जाएगी। किसी संपत्ति के वक्फ के तहत आने या फिर ना आने का फैसला लेने का वक्फ बोर्ड का जो अधिकार है वो भी वापस ले लिया गया है। नए प्रस्ताव के मुताबिक मौजूद 3 सदस्यों वाली वक्फ ट्रिब्यूनल को भी 2 सदस्यों तक सीमित कर दिया गया है। लेकिन इस ट्रिब्यूनल के फैसले को अंतिम नहीं माना जाएगा और 90 दिन के भीतर ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती भी दी जा सकती है। जिन लोगों ने वक्फ की जमीन पर अतिक्रमण किया है या फिर 12 साल से अधिक वक्त से कब्जा कर रखा है, वे इस संशोधन के आधार पर मालिक भी बन सकते हैं। अब सरकार के इस बिल में दिक्कत ये आ रही है दोस्तों कि अगर ये कानून बन गया तो वक्फ की संपत्तियों में भारी भरकम कमी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि 99% वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे हैं। देश के कई हिस्सों में वक्फ की संपत्तियों पर अतिक्रमण करने वाले, खासतौर पर पंजाब और हरियाणा में अवैध रूप से कब्जाई गई हजारों एकड़ संपत्तियों के मालिक बन जाएंगे। मुकेश अंबानी साहब ने जिस जमीन पर अपना घर एंटालिया जो बनाया है ना, वो भी वक्फ की जमीन है और उनका भी उस जमीन पर 12 साल से ज्यादा का कब्जा है, जिसका केस अदालत में था। अब वो जमीन भी ऑटोमेटिकली उनकी हो जाएगी। इस बदलाव में रियल एस्टेट उद्योग और यहां तक कि ऐसी जमीनों पर कब्जा करने वाले बहुत से बड़े कारोबारियों को भी फायदा होगा। ऐसा लगता है दोस्तों कि इन संशोधनों के पीछे एकमात्र मकसद ही यही है। सरकार के इस बिल का फायदा ये है कि वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार पर थोड़ी लगाम जरूर लगेगी, लेकिन जब जमीनें ही नहीं होंगी तो भ्रष्टाचार कहाँ होगा, ये भी एक बात है। खैर, अब दूसरी बात यह है दोस्तों कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि इस बिल की आड़ में वक्फ की जमीनें बेचने का इंतजाम किया जा रहा है, उसमें भी दम हो सकता है, क्योंकि देश में मौजूदा शत्रु संपत्ति यानी जिन संपत्तियों के मालिक पाकिस्तान चले गए थे, उन संपत्तियों को गृह मंत्रालय धड़ल्ले से बेच रहा है। अब तक ये संपत्तियां लीज पर दी जाती थी, किराए पर, समझे ना, लेकिन अब वो बिक रही हैं। ये देखिए, ये शत्रु संपत्ति बेचने का विज्ञापन और ये शत्रु संपत्ति की रेट लिस्ट है। बोली लगाइए और जमीन लेकर जाइए। सैकड़ों शत्रु संपत्तियों की नीलामी हो चुकी है। नीलामी में भाग कौन ले रहा है बताइए? ये शत्रु संपत्तियां कौन खरीद रहा है? गरीब आदमी तो खरीद नहीं रहा है, या फिर पिछड़े दलित मुसलमान तो खरीद नहीं पा रहे हैं। जमीन की सच्चाई ये है कि तहसीलों के नायब, तहसीलदार, लेखपाल अपने धन्ना सेठ क्लाइंटों को सरकारी जमीन दिखा रहे हैं और बिचवा रहे हैं और कमीशन खा रहे हैं। कहने को नीलामी ऑनलाइन है, लेकिन ये भीतर की बातें आपको कहीं और नहीं मिलेगी। दरअसल दोस्तों, मसला ये है कि सरकार कंपनियां बेचने से कहीं आगे बढ़ चुकी है। उत्तर प्रदेश में भी अभी नाजुल की जमीन वाला विधेयक लाया गया, लेकिन बीजेपी के अपने लोगों ने विरोध करके विधेयक गिरा दिया। दोस्तों, सरकार को इस समय ना पैसा चाहिए, मनी मनी। टॉप 3 इकोनॉमी में पहुंचना है भाई, वो कैसे पहुंचेंगे? जमीनें बेचकर पहुंच सकते हैं। खैर दोस्तों, क्रोनोलॉजी समझेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि ये सरकार जब से आई है तब से मुस्लिम समाज की बुराइयों को दूर करने के नाम पर मसीहा बनने की कोशिश बड़ा कर रही है। चाहे वो सीए हो, चाहे वो एनआरसी हो, चाहे 3 तलाक हो, और अब वक्फ बिल। दरअसल इसे चौराहे की चर्चा के मुताबिक चूड़ी टाइट करना कहते हैं। मुस्लिमों की चूड़ी टाइट होगी ना तो बीजेपी का हिंदू वोटर भी खुश हो जाएगा, और ये सब बीजेपी के हिंदू वोटरों के मनोरंजन के लिए हो रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। वक्फ बोर्ड की तरह ही हिंदू श्राइन बोर्ड भी है। एक नहीं, तमाम श्राइन बोर्ड हैं हिंदू धर्म में। तमाम मंदिरों के पास अरबों की दौलत है। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, पूर्णागिरी श्राइन बोर्ड है, तिरुपति बालाजी का श्राइन बोर्ड है, पद्मनाभम जैसी बीसीओ श्राइन बोर्ड हैं जो मंदिर के नाम पर पैरेलल सरकारें चलाते हैं। क्या उनको सरकारी सिस्टम में लाकर रेगुलेट करने की हिम्मत है सरकार की? नो, सरकार बहुमत में नहीं है, लेकिन सरकार को समर्थन करने वाली नीतीश और नायडू की पार्टियों में रीढ़ की हड्डी ही नहीं है। इसीलिए वक्फ कानून बिल बन जाएगा ही, और वक्फ की संपत्तियां जो अब तक बची हुई थी वो शायद अब नहीं बचेंगी। विपक्ष के मुताबिक विकास की राह में सबको कुर्बान होना पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। मुझे दीजिए इजाजत। राम राम व सलाम। जय हिंद।